नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ टूथ। इससे पहले वाले पार्ट में हमने पढ़ा था डेंटल फॉर्मूला क्या है, अलग अलग टाइप के टीथ कौन से हैं और उनका अरेंजमेंट क्या है। तो डिफरेंट टाइप के डेंटिशन के बारे में हमने पढ़ा। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे टूथ के स्ट्रक्चर के बारे में कि दांत किस तरीके से होता है और बोन से किस प्रकार से वो अपना अटैचमेंट शो करता है। सबसे पहले अगर हम दांत की बात करें तो टूथ या टीथ मेसोडर्मल एंड एक्टोडर्मल इन ओरिजिन है। अब यहाँ पे इसके अलग अलग पार्ट्स हैं जो अलग अलग जर्मिनल लेयर से ओरिजिनेट होते हैं, जिसको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। अब जो हमारा दांत है वो हमारी बोन्स के साथ एसोसिएटेड है और मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो ऊपर वाला जॉ है, अपर जॉ है, इस वाली बोन को हम कहेंगे मैक्सिला, नीचे वाली बोन को हम कहेंगे मैंडिबल। यानी कि अपर जॉ जो है वो मैक्सिला से एसोसिएटेड है या मैक्सिला बोन है, यहाँ पे दांत उस पर्टिकुलर बोन के साथ अटैच्ड हैं, और नीचे वाला जॉ है वो है मैंडिबल। टूथ के स्ट्रक्चर में 3 इंपॉर्टेंट पार्ट हैं। पहला पार्ट क्राउन, फर्स्ट पार्ट है क्राउन। क्राउन के नीचे वाला पार्ट है नेक और नेक के नीचे वाला पार्ट है रूट। यानी कि दांत के 3 हिस्से, और ये जो 3 हिस्से हैं वो हमें किस किस तरीके से दिखाई देते हैं। सबसे पहला पार्ट क्राउन। जो क्राउन है वो एक्सपोज्ड पार्ट है, यानी कि जो दांत का बाहर वाला हिस्सा हमें दिखाई देता है, ये बाहर वाला हिस्सा कहलाता है क्राउन। इस क्राउन में कौन कौन से पार्ट्स हैं हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। नेक, जो मसूड़ों में हिस्सा प्रेजेंट है या मसूड़ों में घुसा हुआ छोटा सा हिस्सा है, उसको हम बोलेंगे नेक। तो ये जो मसूड़े हैं, इन मसूड़ों में जो धसा हुआ हिस्सा है, घुसा हुआ हिस्सा है, उसको बोलते हैं नेक। मसूड़ों को जिंजिवा भी बोला जाता है। नेक्स्ट पार्ट है रूट, यानी कि जो बोनी सॉकेट में पार्ट घुसा हुआ है, द पार्ट ऑफ द टीथ विच इज एम्बेडेड इन द बोनी सॉकेट। हम कौन सा प्रकार का डेंटिशन शो करते हैं, थिकोडोंट। तो यहाँ पे रूट वाला पार्ट जो है वो बोन के साथ एसोसिएटेड है, और यहाँ पे जो दांत के साथ बोन रिलेट करती है उस बोन को बोला जाता है एल्वियोलर बोन। तो यहाँ पे दांत के 3 पार्ट्स, क्राउन, नेक एंड रूट। सबसे पहले हम क्राउन के बारे में पढ़ते हैं। जैसा कि मैंने आपको भी बताया कि जो ऊपर दिखाई दे रहा है सफ़ेद रंग का हिस्सा या फिर क्रीमिश वाइटिश पार्ट जो दांत का है वो है क्राउन। अब क्राउन में भी जो सबसे बाहर प्रेजेंट है, ये जो सबसे बाहर दिखाई दे रहा है सफ़ेद रंग का हिस्सा, इसको बोलते हैं इनैमल। सबसे आउटर पार्ट क्राउन का क्या कहलाता है, इनैमल। जो इनैमल है, दिस इनैमल इज हार्डेस्ट सब्सटेंस। इनैमल क्या है, एक हार्डेस्ट सब्सटेंस है। सबसे इंपॉर्टेंट बात इनैमल से रिलेटेड कि जितना भी एनिमल किंगडम है, उस एनिमल किंगडम में सबसे हार्डेस्ट मटेरियल या सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस कौन माना जाता है, इनैमल माना जाता है। अपने आप में क्वेश्चन है। इस इनैमल की अगर बात की जाए तो ये किस जर्मिनल लेयर से बना है, तो दांतों में 2 जर्मिनल लेयर है, एक्टोडर्म और मेसोडर्म। तो ये एक्टोडर्म से बना है। इट ओरिजिनेट फ्रॉम एक्टोडर्म। ये एक्टोडर्मल इन ओरिजिन है। इसके साथ साथ ऐसी कौन सी सेल्स हैं जो दांत के इस हिस्से को बनाती हैं, ऐसी कौन सी सेल्स हैं जो इनैमल को सिक्रीट करती हैं, सिक्रीट यानी कि बनाती हैं। उन सेल्स का नाम है एमिलोब्लास्ट। The name of the cell who secrete enamel. Such cells are known as amyloblast cells. उन सेल्स को हम बोलते हैं अमीलोब्लास्ट। 3 बातें हमने पढ़ी। एक्टोडर्म से ओरिजिनेटेड है, हार्डेस्ट सब्सटेंस है, एंड एमिलोब्लास्ट सेल्स सिक्रीट इनैमल। एमिलोब्लास्ट सेल्स क्या सिक्रीट करती हैं, इनैमल सिक्रीट करती हैं। अब यहाँ पे कॉम्पोजिशन की अगर हम बात करें कि इनैमल का कॉम्पोजिशन क्या है, किस कारण से ये हार्ड है, तो इसके कॉम्पोजिशन में सबसे पहले आते हैं इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स।
इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स आते हैं, और ये जो इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स हैं इनकी प्रेजेंस के कारण ही ये सबसे ज़्यादा हार्ड बन जाता है। तो कौन से इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स हैं? तो यहाँ पे कार्बोनेट मौजूद है, फॉस्फेट मौजूद है, और ये कार्बोनेट और फॉस्फेट किसके हैं? ये कार्बोनेट और फॉस्फेट है कैल्शियम के, मैग्नीशियम के, पोटेशियम के, या फिर हम कह सकते हैं सोडियम के। तो हम बोल सकते हैं सोडियम कार्बोनेट, सोडियम फॉस्फेट एक्सेट्रा। कितना परसेंट इनऑर्गेनिक सॉल्ट है इसमें? मैक्सिमम है 96% इनऑर्गेनिक सॉल्ट मौजूद है इनेमल में। अब बचा 4%, तो उस 4% में 3% वाटर है, 4% में से 3% वाटर है, और 1% है प्रोटीन, जिसको हम बोलते हैं ऑसिन प्रोटीन। ऑसिन प्रोटीन, ऑसिन प्रोटीन कहलाता है बोन प्रोटीन। तो यहाँ पे फिर से एक बार मैं आपको बता देती हूँ कि जो इनेमल है वो हार्डेस्ट सब्सटेंस है। इनेमल एक्टोडर्म से ओरिजिनेटेड है। जो सेल्स इनेमल सिक्रीट करती हैं, द सेल्स आर अमीलोब्लास्ट सेल। फिर इनेमल हार्डेस्ट है तो नेचुरली किसी कारण से होगा, वो कारण है इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स, जो कि इनमें मौजूद है 96%। कार्बोनेट और फॉस्फेट है, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और पोटेशियम के। 3% इसमें पानी है, और 1% इसमें बोन प्रोटीन है, जिसको हम बोलते हैं ऑसिन प्रोटीन। तो ये बात हुई इनेमल के बारे में। इनेमल किसका पार्ट है? क्राउन का। क्राउन कौन सा पार्ट है? दांत का सबसे बाहर वाला हिस्सा है, एक्सपोज पार्ट है, जो हमें दिखाई देता है। अब आते हैं क्राउन के निचले हिस्से में, यानी कि क्राउन के नीचे, अंदर की तरफ जा रहे हैं हम, दांत के अंदर जा रहे हैं। और दांत के अंदर इनेमल के नीचे डेंटाइन मौजूद है। इनेमल के नीचे मौजूद है डेंटाइन। तो ये वाला जो पार्ट है पूरा इनेमल के जो नीचे हमें दिखाई दे रहा है, ये पर्टिकुलर पार्ट इज नोन एज डेंटाइन। डेंटाइन ओरिजिनेट होता है मेसोडर्म से। डेंटाइन ओरिजिनेट होता है मेसोडर्म से। इनेमल के नीचे वाला पार्ट, ये जो हाइलाइटेड पार्ट है, इस पार्ट को हम बोलते हैं डेंटाइन। डेंटाइन किस जर्मिनल लेयर से बना है? मेसोडर्म से बना है। अब जो ये डेंटाइन है ये टीथ का मेन पार्ट है, और डेंटाइन टीथ का मेन पार्ट किस बेसिस पे बनता है? जो ये डेंटाइन है ये कवर करता है पल्प कैविटी को। यहाँ से ये जो आपको ये वाला हिस्सा दिखाई दे रहा है, ये वाला पार्ट, फिर यहाँ से ये वाला हिस्सा, इस हिस्से को हम बोल रहे हैं पल्प कैविटी। इस पल्प कैविटी में पल्प प्रेजेंट है, और इस पल्प में हमें बहुत सारी ब्रांचेस दिखाई दे रही हैं। तो डेंटाइन सराउंड्स पल्प कैविटी। डेंटाइन किसको सराउंड करता है? पल्प कैविटी को। और पल्प कैविटी के अंदर क्या है? पल्प है। इस पल्प में बहुत सारी चीज़ें प्रेजेंट है, जैसे इस पल्प में नर्व्स हैं, इस पल्प में ब्लड सप्लाई है, या ब्लड कैपिलरीज यहाँ पे मौजूद है, हमें दिखाई भी दे रही हैं, ब्रांचेस हमें दिखाई दे रही हैं यहाँ पे। तो ये जो बहुत सारी ब्रांचेस हैं ये पल्प इन पल्प कैविटी में होती हैं, ब्लड कैपिलरीज की होती हैं, लिम्फ वेसल्स की होती हैं, या नर्व्स की होती हैं। बोन के जिस हिस्से से, यानी कि बोन के जिस पार्ट से ये ब्रांचेस अंदर आती हैं, रूट में बोन के जिस हिस्से से ये ब्रांचेस अंदर आती हैं वो एक एपर्चर लाइक स्ट्रक्चर है, यानी कि ये वाला पार्ट। इस पार्ट को हम एपर्चर बोल देते हैं, एक छोटा सा ऐसा हिस्सा जहां से ब्लड वेसल्स या नर्व सप्लाई ऊपर वाले पार्ट तक जा रही है, इस तरीके से कि यहाँ से ऊपर जाना। तो किसके बेसिस पे जा रही है? एक अपर्चर के बेसिस पे जा रही है, एक अपर्चर की वजह से जा रही है। इस अपर्चर को हम बोलते हैं एपाइकल फोरामेन।
जैसे एपिकल फोरामेन इज एसोसिएटेड विद द बोन, बोन से एसोसिएटेड है, और जिसकी सहायता से ब्लड वेसल्स या ब्लड कैपिलरीज या नर्व्स कहाँ पे एंटर हो रही हैं, पल्प कैविटी में एंटर हो रही हैं। इसी वजह से यहाँ पे कैनाल जैसा स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम बोल रहे हैं रूट कैनाल। क्योंकि ये हिस्सा रूट से एसोसिएटेड है तो इस हिस्से को बोला जाता है रूट कैनाल। अब यहाँ पे जो ब्लड सप्लाई है इसका क्या रोल है और नर्व सप्लाई का क्या रोल है। जो नर्व्स हैं वो सेंसिटिविटी प्रोवाइड करती हैं। ठंडा खाने से, गर्म खाने से कई लोगों के दांतों में झंझनाहट होती है। वो जो झंझनाहट है वो है क्या एग्जैक्टली, सेंसिटिविटी है। और ये कौन बता रहा है कि ऐसा हो रहा है, नर्व्स बता रहे हैं। नर्व्स में न्यूरॉन्स मिलते हैं और ये न्यूरॉन्स पर्टिकुलर सेंसिटिविटी को शो करवाते हैं। ये सभी में ऐसा नहीं होता, किसी में अगर सेंसिटिविटी है तो ऐसा महसूस होता है। इसी के साथ साथ हमें दांतों में सेंसिटिविटी कैसे महसूस होगी, जैसे किसी के दांत में कैविटी है या किसी कारण से टूथ एक्सट्रैक्शन हुआ है। आजकल लोग ब्रेसेस लगवाते हैं तो दांत निकलवाते हैं, एक्स्ट्रा दांत होते हैं तो उनको निकालना पड़ता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब दांत निकाला जाता है तो सामने वाले से पूछो उसको कितना दर्द होता है, क्योंकि वहाँ पे दांतों का जो जुड़ाव है हमारे नर्वस सिस्टम से है, नर्व से कहीं ना कहीं है। नेक्स्ट है ब्लड सप्लाई। हम जैसा जानते हैं कि ब्लड में ऑक्सीजन मौजूद है, न्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं, तो यहाँ पे जो ब्लड सप्लाई है ये ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है दांत को। अब ये सारी जो बातें हैं ये रिलेट हो गई किससे, डेंटाइन से, कि डेंटाइन में पल्प कैविटी है। डेंटाइन जो है वो मेसोडर्मल इन ओरिजिन है, हम ये बात पहले कर चुके हैं। इसी के साथ साथ जो सेल्स डेंटाइन सिक्रीट करती हैं, डेंटाइन बनाती हैं, उन सेल्स को हम बोलते हैं ओडोंटोब्लास्ट सेल्स। सच सेल्स आर नोन एज ओडोंटोब्लास्ट सेल्स। उन सेल्स को हम ओडोंटोब्लास्ट सेल्स बोलते हैं। मेसोडर्मल इन ओरिजिन है, ओडोंटोब्लास्ट सेल्स सिक्रीट करती हैं डेंटाइन को, डेंटाइन सराउंड करती है पल्प कैविटी को। अब यहाँ पे जो दांत है वो बोनी सॉकेट में है, दांत का रूट पार्ट, ये दांत का रूट पार्ट है और ये मान लीजिए ये दांत का रूट पार्ट है और ये बोन है, तो ये बोनी सॉकेट में दांत अंदर है। तो यहाँ पे जो दांत का रूट है यानी कि ये वाला हिस्सा है और ये जो बोन है ये अटैचमेंट दिखाती है। तो यहाँ पे जो अटैचमेंट होता है बोन से, यानी कि बोन पे जो पकड़ होती है दांत के रूट की, वो किसकी सहायता से होती है, एक लिगामेंट की सहायता से होती है और इसको बोला जाता है पेरिडोंटल लिगामेंट। पेरिडोंटल लिगामेंट दांत के रूट को किससे अटैच रखता है, बोन से। और मैंने आपको पहले ही बताया था कि बोन कौन सी है यहाँ पे, एल्वियोलर बोन, यानी कि रूट और एल्वियोलर बोन का अटैचमेंट कौन करता है, पेरिडोंटल लिगामेंट। यहाँ पे ये बोनी पार्ट है, ये बोन है एल्वियोलर बोन। दांत का ये वाला रूट पार्ट है, ये दांत का रूट पार्ट है और इसके साथ साथ ये जो अटैचमेंट हो रहा है, इस अटैचमेंट को कौन कर रहा है, ये पेरिडोंटल लिगामेंट कर रहे हैं। तो ये क्या हो जाते हैं, लिगामेंट्स जो रूट और एल्वियोलर बोन में जुड़ाव करते हैं, अटैचमेंट करते हैं। इसी के साथ साथ एक और चीज़ यहाँ पे मौजूद है, सीमेंटम। सीमेंटम क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है। कनेक्टिव टिश्यू यहाँ पे क्या काम कर रहा है, यहाँ पे इस पर्टिकुलर अटैचमेंट को और स्ट्रॉन्ग कर रहा है। तो जैसे घर बनता है तो घर में ईंटों के बीच में सीमेंट लगता है, केवल ईंट से घर बना देंगे तो ढह जाएगा, बीच में ईंटों के बीच में सीमेंट लगाई जाती है जिससे दो ईंट अपनी पकड़ आराम से बना सके। तो उसी तरीके से पकड़ बनाने के लिए दांत की बोन के साथ यहाँ पे सीमेंटम मौजूद है। तो ये हमने पढ़ा दांत का पूरा स्ट्रक्चर, जिसमें हमने अलग अलग पार्ट्स के बारे में पढ़ा। हमने इनामल के बारे में पढ़ा, डेंटाइन के बारे में पढ़ा, पल्प इन पल्प कैविटी के बारे में पढ़ा कि पल्प कैविटी की यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंस है। एपिकल फोरामेन एक अपर्चर है, सीमेंटम एक कनेक्टिव टिश्यू है, पेराडेंटल लिगामेंट क्या काम करता है, एल्वियोलर बोन और रूट को जोड़ता है। पल्प कैविटी में जो पल्प मौजूद है उसमें ब्लड सप्लाई है, नर्व सप्लाई है जो सेंसिटिविटी प्रोवाइड करती है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। इसी के साथ साथ जो इनामल है वो हार्डेस्ट पार्ट है और इनामल के नीचे डेंटाइन है। तो इस तरीके से दांत के 3 हिस्से हमने पढ़े,
क्राउन बाहरी हिस्सा, सबसे बाहर वाला एरिया जो हमें दिखाई देता है क्रीम वाइट कलर का। नेक जो मसूड़ों में घुसा हुआ है, छोटा सा पार्ट है। और रूट जो बोनी सॉकेट में अंदर एमेंडेड है। तो यहाँ पे बक्कल कैविटी के टीथ का पूरा स्ट्रक्चर, डेंटेशन खत्म होता है। लास्ट में हम डिस्कस करते हैं कुछ स्पेशल पॉइंट्स, एक्स्ट्रा पॉइंट्स जो इस टॉपिक तक डील कर रहे हैं या लिंक कर रहे हैं। पहला पॉइंट, फ्लोरीन मेंटेन इनामल एंड चेक्स डेंटल डीके। जो फ्लोरीन है वो इनामल को मेंटेन करता है और जो दांत के डीके होने की प्रोसेस है उसको चेक करता है टाइम टू टाइम। नेक्स्ट पार्ट आता है विटामिन सी। जैसा कि हम जानते हैं जो विटामिन सी है हमें खट्टे फलों से मिलता है, खट्टे फल जैसे नींबू, संतरा एक्सेट्रा। तो जब विटामिन सी की डेफिशिएंसी होती है तो हमारे बक्कल चैम्बर में एक डिजीज़ होने की संभावना रहती है और उस डिजीज़ का नाम है स्कर्वी। स्कर्वी की वजह से जो मसूड़े हैं उनमें से खून निकलता है। इसको हम कहते हैं गम ब्लीडिंग या ब्लीडिंग गम्स। हम दोनों वर्ड से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मसूड़ों में से खून निकलने लग जाता है और एक सिम्टम दिखाई देता है कि मसूड़ों से खून निकलना, यानी कि ये सिम्टम ये शो करता है कि एक पर्टिकुलर पर्सन को स्कर्वी हो रही है और स्कर्वी का कारण विटामिन सी की डेफिशिएंसी है। नेक्स्ट, कैल्शियम एंड फास्फोरस, ये बोन और टीथ को बनाने का काम करते हैं, यानी कि हमारे दांतों के लिए और हमारी बोन के लिए फास्फोरस और कैल्शियम ज़रूरी है। बट कैल्शियम की जो इम्पोर्टेंस है वो एक और है कि ये ब्लड क्लॉटिंग में भी मदद करता है। इसको आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। इसी के साथ जब हम बोन कैल्शियम की बात करते हैं तो इसी के साथ एक और पॉइंट लिंक कर रहा है और वो पॉइंट है कि कैल्शियम की डेफिशिएंसी होने की वजह से, यानी कि अगर कैल्शियम की डेफिशिएंसी होती है तो मसल्स में दर्द होता है, मसल स्पैज्म जिसे कहा जाता है। दूसरा, जो डिजीज होती है उस डिजीज को हम कहते हैं रिकेट्स। द नेम ऑफ द डिजीज इज रिकेट्स, यानी कि जो हमारी बोन है वो मुड़ जाती हैं, बोन का शेप सी हो जाता है। नॉर्मल बोन सीधी है, जैसे हमारे पैर की बोन बिल्कुल सीधी है, हम उसकी सहायता से सीधे खड़े होते हैं। जब ये मुड़ गई तो मुड़ने का कारण है रिकेट्स, जो कि कैल्शियम डेफिशिएंसी के कारण होता है। अब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जिस पे क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि एक्सेप्शन है तो क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं। सबसे पहला पॉइंट, फ्रॉग में अपर जॉ में ही दांत होते हैं। फ्रॉग में केवल अपर जॉ में ही दांत होते हैं। द अपर जॉ हैज टीथ। लोअर जॉ में दांत नहीं मिलते हैं। इसी के साथ साथ दांत होते ही नहीं। हिप्पोकैम्पस, tortoise and birds, they do not have teeth or teeth are absent। इनमें दांत नहीं मिलते हैं। तो जहाँ पे दांत नहीं मिलते वो भी अपने आप में एक एक्सेप्शन है। फ्रॉग में अपर जॉ में टीथ होंगे, लोअर जॉ में टीथ नहीं होंगे, ओनली अपर जॉ हैज टीथ। सेकेंड पॉइंट, हिप्पोकैम्पस, tortoise and birds, they do not have teeth। इसके साथ साथ एक और चीज़ जिसको हमें बहुत ज़रूरी ध्यान रखना है वो ये है कि जब हमने मोलार्स और प्री मोलार्स की बात की थी तो वो कहाँ इरप्ट होते हैं। इरप्ट यानी कि कहाँ उगते हैं, कौन सी बोन के साथ उगते हैं। जैसे ह्यूमंस में जो प्री मोलर्स हैं वो अपीयर हो जाते हैं एल्वियोलाई ऑफ मोलर टीथ। यानी एल्वियोलाई अभी हमने डिस्कस किया, बोन है एल्वियोलर बोन जिसे हम बोलते हैं। उस एल्वियोलर बोन में जहाँ पे मोलर की जगह होती है वहाँ पे प्री मोलर उग जाता है। अब क्या है कि किसी की जगह किसी ने ऑक्यूपाई कर ली, तो जिसने ऑक्यूपाई करी उसको तो कोई दिक्कत नहीं है, पर सामने वाले को एक नई जगह ढूंढनी पड़ती है। प्री मोलर मोलर की जगह आ गए, प्री मोलर मोलर की जगह आ गए, तो नेचुरली मोलर को इरप्ट होने के लिए, उगने के लिए नई बोन की रिक्वायरमेंट होगी, नए बेस की रिक्वायरमेंट होगी। तो ये जो परमानेंट मोलर्स हैं ये डेवलप होते हैं नई एल्वियोलाई में, ये नई एल्वियोलर बोन में डेवलप होते हैं। तो यहाँ पे एक पूरा टीथ वाला पार्ट, या हम ये कह सकते हैं माउथ एंड बक्कोफेरेंजियल कैविटी तक का पार्ट एलिमेंट्री कैनाल का कंप्लीट होता है।